प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। आप सभी का डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए जितने भी पशुपालक किसान भाई हैं उनका डेयरी फार्मिंग से संबंधित ये जो चैनल है इस पे स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथियों, अभी रिसेंटली सितंबर 12, 13, 14, 15 को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वर्ल्ड डेयरी समिट थी ग्रेटर नोएडा में, एनसीआर रीजन में। साथियों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट समिट थी, ये भारत में करीब करीब 48 साल के बाद में हुई है दोबारा से। काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की डेयरी का। तो साथियों, इस डेयरी समिट में मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं वहाँ पे 3 दिन के लिए था इस वर्ल्ड डेयरी समिट में। और वहाँ से जो चीजें मैंने देखी हैं, सीखी हैं, वो मैं मेरे जितने भी दर्शक किसान, पशुपालक किसान भाई हैं उनके लिए मैं वो जानकारियां लेके आया हूँ। क्या क्या वहाँ पे अच्छी चीजें थी, क्या क्या मैंने देखा, उसको मैं आपके सामने है जो प्रेजेंट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो जानकारी है जो पसंद आएंगी। और जो सबसे रोचक जानकारियां हैं कोऑपरेटिव से और जुड़ी हुई, वो वीडियो के लास्ट तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में सर्कुलेट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा मनोबल है वो बना रहे। आपके साथ में हम नई नई जानकारियां हैं जो शेयर करते रहें। तो साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की जो डेयरी फार्मिंग है उसके रिसेंट के, बहुत ही जो रिसेंट डाटा है उसकी हम आपसे बात करेंगे। ये गवर्नमेंट का डाटा है और इससे रिसेंट डाटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इंटरनेट पे भी आपको ऐसा रिसेंट डाटा नहीं मिलेगा। भारत का दूध का उत्पादन 2021 2021 के जो साल में था वो करीब करीब 209.6 मिलियन मीट्रिक टन था। इसके साथ में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, जो 2020-21 में इस राज्य में दूध का उत्पादन 31.4 मिलियन मीट्रिक टन था। इसके बाद में नंबर आता है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का और आंध्र प्रदेश का। राजस्थान दूध के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में। अगर हम बात करें एक व्यक्ति के हिसाब से पर डे कितना दूध का उत्पादन अवेलेबल है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी 2020-21 में सबसे ज्यादा पंजाब में थी और वो थी 1219 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। दूध का उत्पादन पंजाब में हुआ, मतलब पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है, हरियाणा का नंबर आता है, गुजरात का और आंध्र प्रदेश का, जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पे प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम है जो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, पशुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन वहां पे कम है। साथियों, डेयरी सेक्टर भारत में 5.6% की क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो कर रहा है। मतलब भारत में दूध उत्पादन की जो बढ़ने की दर है वो है 5.6%, जो कि वर्ल्ड के एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड की एवरेज, जितना दूध उत्पादन में वृद्धि होने की एवरेज है, उसका 3 गुना दूध का उत्पादन भारत में प्रति साल, हर साल बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में दूध का उत्पादन 44 गुना बढ़ा है। पूरे वर्ल्ड में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका भारत 23% कंट्रीब्यूशन करता है। दूध सबसे बड़ी सेलेबल कमोडिटी है एग्रीकल्चर और पशुपालन के व्यवसाय में। दूध की जो कीमत है, एक साल में जितना दूध पैदा होता है उसकी कीमत गेहूं, पेडी, गन्ना इनसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर कमोडिटी के साथ में अगर हम बात करें तो 5% पशुपालन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रोस जीडीपी में है। एग्रीकल्चर की जीडीपी में पशुपालन का कंट्रीब्यूशन 26% है।
80 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स के लिए डेयरी फार्मिंग डायरेक्ट कमाई का साधन है भारत में। दूध की प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट ने 40% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे रखी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दुधारू पशु भारत के अंदर है। अगर हम गाय की बात करें तो 193.46 मिलियन दुधारू गायों की संख्या है। भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है। बकरियों की संख्या 148.89 मिलियन। सीप की पॉपुलेशन 74.26 मिलियन है। तो साथियों, करीब करीब 16-17% जो गायों की संख्या है, दुधारू पशुओं की संख्या पूरे वर्ल्ड की, वो भारत के अंदर निवास करती है। पूरे भारत में 1,90,000 से ज्यादा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं पूरे भारत में, जो दूध का कलेक्शन करके भारतीय किसानों की जो आर्थिक मजबूती भारतीय किसानों को प्रदान करती है। अब साथियों, आप देखिए मिल्क प्रोडक्शन और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी साल दर साल कैसे भारत में बढ़ रही है। अभी रिसेंटली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे भारत की एवरेज 430 ग्राम के आसपास में है प्रति व्यक्ति, और ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे साल दर साल काफी अच्छी दर से बढ़ रही है। अगर हम भारत की डेयरी फार्मिंग के ट्रेंड क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं भविष्य में, उसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो डेयरी फार्मिंग की मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड डेयरी मार्केट, वो 2025 में बढ़ के 65.8 बिलियन तक यूएस डॉलर जा सकती है। तो यूएस डॉलर में कितनी मार्केट वैल्यू हो सकती है ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग की? 65.8 बिलियन। भारत के जो एक्सपोर्ट हैं उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में ग्रोथ की क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम CAGR बोलते हैं, एक्सपोर्ट 23.6% के हिसाब से पिछले 5 सालों में बढ़ा है। एक्सपोर्ट भारत ने कितना किया है? 391.6 मिलियन 2021-22 में प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। भारत में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध के जो उत्पाद हैं, चीज की मार्केट, जो चीज जैसे मोजरेला चीज है, जैसे चेडर चीज है, मोजरेला चीज बफलो के दूध से बनता है, वो स्पेशलिटी है। जितने भी बर्गर पिज्जा में जो ये चीज है, इसका काफी इस्तेमाल होता है, काफी प्रोटीन का रिच सोर्स है। तो चीज की मार्केट सबसे तेज गति से 18% के CAGR से बढ़ी है। और अभी जो एक्सपोर्ट चीज का हो रहा है वो करीब करीब यूएस डॉलर में 1.5 बिलियन का है, और वो 2025 तक बढ़ेगा। 2025 तक 1.5 बिलियन होने की उम्मीद है। साथियों, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो अभी भी जितना दूध का उत्पादन हो रहा है उसका 20% ही दूध का उत्पादन है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। मतलब 210 मिलियन मेट्रिक टन दूध का जो उत्पादन है उसका 20% आप रफ मान के चलिए, तो करीब करीब 40 मिलियन मेट्रिक टन ही दूध का उत्पादन वो प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर में जा रहा है। बाकी का जो बचा हुआ है 120 से 130 मिलियन मेट्रिक टन दूध के उत्पादन को प्रोसेस करने के लिए अभी भी भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब 120 से 130 मिलियन मेट्रिक टन दूध ऐसा है जिसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। 18 से 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में किया जा सकता है, ताकि दूध की प्रोसेसिंग करके जो उत्पाद हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, और जो घरेलू मार्केट है उसको भी दूध के उत्पाद प्रोसेस करके अवेलेबल करवाए जा सके। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गैप है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आने वाले सालों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती दिखेंगी। साथियों, डेयरी के साथ साथ में पोल्ट्री पे एक नजर हम मार लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है अंडों के उत्पादन में। 122.05 बिलियन एग्स
जो 21 का साल था, फाइनेंशियल ईयर, उसमें भारत ने इतने अंडों का उत्पादन किया है। अंडों का उत्पादन प्रति साल 8.03% के CAGR की ग्रोथ रेट भारत में नोटिस हुई है 2016 से लेकर 2021 के बीच में। भारत भैंसों के द्वारा जो पैदा होने वाली मीट है, जिसको हम कारा मीट बोलते हैं, सॉरी कारा बीफ बोलते हैं, तो वो कारा बीफ बफलो से भारत पैदा करता है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत बफलो मीट का। क्योंकि बफलो की संख्या इंडिया पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बफलो के द्वारा पूरे दूध उत्पादन का 50% से ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में बफलो से किया जाता है। तो भैंसों से जो मीट पैदा होता है कारा बीफ, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है भारत में। पूरे वर्ल्ड का जो अंडे का प्रोडक्शन है उसका 6.8% अंडे का उत्पादन भारत में होता है। इसके बाद में जो मीट प्रोसेसिंग के लिए जो प्लांट्स हैं वो 63 सर्टिफाइड प्लांट हैं भारत के अंदर। जो अपेडा जिसको हम बोलते हैं, एनिमल प्रोसेसिंग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा सर्टिफाइड प्लांट भारत के अंदर, जिसको हम स्लोटर हाउस साइंटिफिक तरीके से जो बने रहते हैं उनको हम बोलते हैं एबेटर्स, वो इतने हैं भारत में। उसके बाद में अगर हम बात करें वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनका क्या मार्केट साइज है, क्या ग्रोथ आगे हो सकती है, कितना एक्सपोर्ट 2022 में हो सकती है और कितनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है 2017 से 2022 में। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें चीज की, 658.1 मिलियन US डॉलर में चीज का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं वो भारत में पैदा हुआ था और उसकी ग्रोथ है 18%। तो कहने का मतलब भारतीय जो सोसाइटी है वो दूध से बने हुए नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रही है, आजमा के नए नए प्रोडक्ट्स हैं जो बना रही है। तो चीज का कंजम्पशन 18% के हिसाब से बढ़ा है। एक्सपोर्ट हुआ है 37.2 मिलियन US डॉलर में। एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी है चीज की? 7.4%। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बटर बटर 2.7 बिलियन की मार्केट साइज थी 2020-21 में। ग्रोथ 3.8% की ग्रोथ हुई है 2021 से 2026 में, ग्रोथ होने के आसार हैं, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। क्योंकि बटर ऑलरेडी अपने घरों में जो बिनोले का मक्खन है वो काफी बनता है, तो हम उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। फिर भी इसकी ग्रोथ रेट है जो वो 3.8% रह सकती है। एक्सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा 196.8 मिलियन का US डॉलर में, और एक्सपोर्ट ग्रोथ है जो 32.8% तक हो सकती है। कर्ड जिसको हम दही के नाम से जानते हैं, 3.01 बिलियन का मार्केट साइज है, 15.4 की ग्रोथ रेट है, 1.97 मिलियन का एक्सपोर्ट 2022 में होने की उम्मीद है और एक्सपोर्ट ग्रोथ 10.4% रह सकती है। आइसक्रीम 2.1 बिलियन की मार्केट है, 17.7 का ग्रोथ रेट 2021 से 2026 में हो सकता है, 8.53 मिलियन का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है और 17.6 की जो ग्रोथ रेट है वो अभी तक देखी गई है। तो साथियों, एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा पोटेंशियल चीज का है और ग्रोथ के मामले में सेकंड नंबर पे चीज का एक्सपोर्ट पोटेंशियल रहने की उम्मीद है। इसके साथ में दोस्तों, अपने डेयरी फार्मिंग में जैसे कि हम जानते हैं, भारत छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स का एक देश है, जहाँ पे 1 से 4 पशुओं वाले जो पशुपालक किसान भाई हैं उनकी तादाद 80% से ज्यादा है। तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में भारत काफी अभी तक दूसरे देशों के कंपैरिजन में पीछे था। तो अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस काफी आपको तेज गति से देखने को मिलेगी। जैसे कि पशु के गले में जो पट्टे हैं वो बांध के उनसे पशुओं की मूवमेंट पता चलती है, और मूवमेंट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु हीट में है या नहीं। आमतौर पे पशु जब हीट में रहता है तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, अगर पशु बीमार है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो पशुओं की मूवमेंट को देखते हुए हीट डिटेक्शन की जो किट्स हैं वो भी काफी तेजी से, ऐसी कंपनियां हैं जो इन किट्स को बनाना जिन्होंने शुरू किया है। उसके साथ में दोस्तों,
नस्ल को सुधारने के लिए जो बुल है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और बुल का सिलेक्शन भारत में जीनोमिक सिलेक्शन, हाई जेनेटिक पोटेंशियल के जो बुल हैं उनका जीनोमिक सिलेक्शन भारत में शुरू हुआ है। एनडीडीबी ने इंडस चिप के नाम से जो बफलो की चिप है वो भी डेवलप की है, इंडस चिप केटल के लिए भी डेवलप की है। और 15,670 एनिमल्स का जेनेटिक बेसिस से जो सिलेक्शन है वो किया गया है। तो काफी एक बड़ा डेवलपमेंट है। जीनोमिक सिलेक्शन भारत में अगर अपने साइंटिस्ट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स जो ऐसे पशु जिनमें बीमारी की फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, जो डीएनए बेसिस जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम रूल आउट करके एक अच्छा हर्ड है जो तैयार पशुओं पशुओं का अच्छा हर्ड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, अभी पिछले दिनों पशु का जो आगे का मुंह का आगे का हिस्सा है जिसको हम मजल बोलते हैं, नाक के साइड का आसपास का जो एरिया उसको हम मजल बोला जाता है, उस मजल को आइडेंटिफाई करके, स्कैन करके आइडेंटिफाई करके, जैसे अपने फिंगर टिप्स हैं उस हिसाब से मजल की बनावट रहती है और उसके हिसाब से पशुओं का जो आइडेंटिफिकेशन है वो शुरू हुआ है। आमतौर पे टैग्स हैं जो हम पशुओं में, पशु के कान में टैग्स डाले जाते हैं। आरएफआईडी जैसे जो आइडेंटिफिकेशन की चीजें हैं वो पशुओं में डाली जाती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी मशीन भारत में आए जो पशु के मजल के सामने आपने स्कैन किया और आपको उस पशु की जो जानकारी है वो सारी फोन पे या इक्विपमेंट पे आपको देखने को मिले। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का रिसेंट इंटरवेंशन भारतीय डेयरी फार्मिंग में आपको देखने को मिला है। इसके बाद में साथियों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने फोन पे एप्लीकेशन से बहुत सारी जो पशुओं का लेन देन है, जो मंडियां हैं, तो आप कोई भी अपने बजट के हिसाब से, दूध उत्पादन के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से पशु ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का अच्छा इंटरवेंशन आपको देखने को मिला है। तो साथियों एस एन पी चिप जो इंडिगो के नाम से एनडीडीबी ने डेवलप करी हैं, मजल डिटेक्शन से भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। उसके बाद में जो कॉलर्स हैं जो मूवमेंट को रिकॉर्ड करके आपको फोन पे जानकारी देंगे कि किस पशु में हीट के लक्षण है, कौन सा पशु बीमार है, किसने कितना रुमिनेशन किया है, किसने कितना ड्राई मैटर इनटेक किया है। तो ये भी जो टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से डेयरी फार्मिंग, भारतीय डेयरी फार्मिंग में आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद में साथियों डेयरी फार्मिंग को डेवलप करने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए, लोन देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। सबसे पहला किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक 15 लाख से ज्यादा कार्ड भारत की गवर्नमेंट ने अपने पशुपालक किसान भाइयों को दिए हैं। डेयरी फार्मिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फंड रिलीज किया है वो 1235.7 करोड़ का फंड अभी भारत ने किसानों को, उद्यमियों को दिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के हिसाब से पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कवरेज को सुधारने के लिए और जो इंडिजिनस कैटल और बफलो है उसको बढ़ावा देने के लिए 663 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जिसमें से 491.28 करोड़ अभी तक खर्च किया जा चुका है डेयरी फार्मिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद में साथियों अगर आपको पशुओं की नस्ल को तेज गति से सुधारना है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सेलरेटेड ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें आप एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर आप अपने पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 50% जो सब्सिडी है, जितना भी खर्चा आपका हुआ है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का, उसका 50% गवर्नमेंट वहन करेगी। उसके बाद में अगर आप एक मॉडल डेयरी फार्म है जो बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपका जो जितना भी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कोई डेयरी फार्म अगर बनाना है तो उसका 50% तक जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी, जो कि 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब AHIDF की भी शुरुआत करी है, जिसमें डेयरी प्रोसेसिंग को डबल करने के लिए 53.5 मिलियन मेट्रिक टन दूध
की हैंडलिंग कैपेसिटी को डबल 108 मिलियन मेट्रिक टन 2025 तक करने के लिए गवर्नमेंट ने AHIDF फंड की शुरुआत करी है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम FMD को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया है, और गवर्नमेंट ये चाहती है भी 2030 तक FMD पे काबू पाया जा सके। साथियों, अब हम बात करेंगे भारत और भारत देश में बने हुए जो दूध के उत्पाद हैं वो बाहर के देशों में कितना जाते हैं, कौन से देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारतीय दूध उत्पाद का होता है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन का जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट होता है, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 34% है, 34% है। कितना होता है बांग्लादेश में? पर एनम 91.45 USD मिलियन डॉलर्स का जो व्यापार है वो बांग्लादेश से भारत के डेयरी फार्मिंग उद्योग को मिलता है। सऊदी अरब को 14%, 14%, 58.66 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। भूटान को 11% के आसपास में। फिर आप देखेंगे मलेशिया को 10%, बहरीन को 7%, सऊदी अरेबिया को भी आपने जैसे किया 24.8% के हिसाब से। सिंगापुर, कतर, USA, मोरक्को जैसे कंट्रीज में अपना जो जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी आपने यहाँ पे देखी है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सऊदी अरब, भूटान, मलेशिया, बहरीन, ये प्रमुख देश हैं जहाँ पे डेयरी का एक्सपोर्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, USA है, और मोरक्को जैसे देशों में भारत की डेयरी के जो एक्सपोर्ट हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथियों, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है, अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसको स्क्रीन करेगी। उसके बाद में आपको जो लोन लेंडिंग अथॉरिटी है वो लोन अप्रूव करेंगी। अप्रूव करने के बाद में आपको जो लोन है उसका डिसबर्समेंट लोन का किया जाएगा, और कोई भी स्टार्टअप अगर आपका है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप उसका फायदा है जो उठा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो डेवलपमेंट फंड है ये डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हैं। आप अगर फीड का प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस फंड का आप इम्प्रूवमेंट यूज कर सकते हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मॉडर्न डेयरी फार्म्स हैं उनका आप उनको डिजाइन करने के लिए, उनको स्टेब्लिश करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। वेटनरी वैक्सीन और ड्रग बनाने के लिए भी आप है जो लोन है वो आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से। और उसके बाद में एनिमल वेस्ट जैसे भी मेन्योर, यूरिन है, उसको भी प्रोसेस करने के लिए आप जो भी मेन्योर वगैरह बनती है उसके लिए भी आप लोन है जो ले सकते हैं। ये जो लोन है ये MSMEs हैं वो इनसे फायदा उठा सकती हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लोन ले सकते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी लोन ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी लोन ले सकती हैं, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस फंड के अंतर्गत लोन लेके जो अपना व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें साथियों आपका जो बेनिफिट क्या है, 1 से 3% इंटरेस्ट रेट पे आपको है जो लोन मिलता है। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फ्रॉम नगर संकरण और CGTMS जो भी एक स्कीम है जिसके अंडर में आपको क्रेडिट की गारंटी दी जाती है। तो ये भी गवर्नमेंट कहती है भी अगर आप इच्छुक हैं इस डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए तो आपको क्रेडिट गारंटीड मिलेगा, आपको क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में आपको ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे जाके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल www.ahidf.udyamimitra.in पे आप जाके अपनी जितने भी एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। लोन के साथ साथ में गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस भी देती है, टेक्निकल असिस्टेंट देती है। फिर आपको क्रेडिट फैसिलिटी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। NDDB भी आपको है जो इसमें सहायता प्रदान करेगी। और गवर्नमेंट जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी सहायता है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाती है। जो AHIDF है अभी तक उस
स्कीम के अंतर्गत भारत में जो कुछ काम हुआ है उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी को अभी जो बढ़ाया गया है वो करीब करीब 11.95 लाख मेट्रिक टन पर ईयर की जो कैपेसिटी है वो इस फंड के अंतर्गत अभी इंस्टॉल हो चुकी है। टोटल फीड प्लांट की जो कैपेसिटी है वो जो 46.59 लाख मीट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से जो कैपेसिटी है वो इस फंड के अंतर्गत अभी इंक्रीज हो चुकी है। मीट प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है 5.4 लाख मीट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंतर्गत 4,03,041.45 करोड़ जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है। और अभी 51.15 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने इन सारे बेनिफिशियरीज को चुकाया है। फार्मर्स बेनिफिट हुए हैं इस स्कीम से 50,000 से ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है इस स्कीम में 16,000 से ज्यादा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं डेयरी सेक्टर और डेयरी कोऑपरेटिव्स का अभी क्या भारत में एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। डेयरी सेक्टर से 18.5 मिलियन फार्मर अभी मेंबर हैं डेयरी सेक्टर में। 6 मिलियन जितने भी डेयरी फार्मर्स मेंबर हैं उनमें 6 मिलियन मेंबर महिलाएं हैं। गांव के बेस पे 228 विलेज लेवल कोऑपरेटिव्स हैं। 231 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स मिल्क यूनियंस हैं। 22 स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशंस हैं। अपेक्स बॉडीज जो हर एक स्टेट पे सबसे अपेक्स बॉडीज होती हैं वो 22 हैं। 21 प्रोड्यूसर कंपनियां हैं पूरे भारत देश में। 58.7 मिलियन किलोग्राम पर डे दूध ये प्रोड्यूसर कंपनी और मिल्क कोऑपरेटिव्स भारतीय किसानों से खरीदती हैं। और खरीदने के बाद में जो करीब 39 मिलियन लीटर दूध पर डे दूध को प्रोसेस करने के बाद में मार्केट किया जाता है। अब साथियों हम बात करेंगे कितना दूध एवरेज कौन सा मिल्क फेडरेशन पर डे प्रक्योर करता है, किसानों से खरीदता है। हरियाणा में अगर हम बात करें 6 मिल्क यूनियन हैं, 6,168 सोसाइटीज हैं। फार्मर मेंबर 3,34,425 हैं और एवरेज पर डे दूध जो प्रक्योर किया जाता है वो 5,15,000 लीटर प्रतिदिन दूध खरीदा जाता है। एमपी का जो कोऑपरेटिव है 6 मिल्क यूनियन में 10,268 सोसाइटियां हैं जिनमें 3,55,212 मेंबर्स हैं और 9,06,000 लीटर पर डे दूध का जो कलेक्शन है वो किया जाता है। अगर आप तमिलनाडु में बात करेंगे 27 मिल्क यूनियन में 12,125 सोसाइटियां हैं जहां पे 2,22 लाख के आसपास में मेंबर्स हैं और जो दूध वहां पे खरीदा जा रहा है वो करीब करीब 34,60,000 पर डे दूध का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 25 मिल्क यूनियन में 24,000 सोसाइटियों में 25 लाख मेंबर फार्मर से 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन दूध का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। यूपी में 19 मिल्क यूनियन 6,733 सोसाइटियां 3,70,000 मेंबर और 2,79,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कलेक्शन किया जाता है। पंजाब की अगर बात करें 11 मिल्क यूनियन में 6,336 सोसाइटीज के 3,49,49,705 फार्मर और 19,17,000 के आसपास में प्रतिदिन दूध का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। राजस्थान में भी आप आरसीडीएफ के अंडर में देखेंगे तो करीब करीब 28,88,000 लीटर दूध का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। सबसे बड़ा कोऑपरेटिव भारत में गुजरात का है जहां पे 18 मिल्क यूनियन है, 18,600 सोसाइटीज हैं जहां पे 36,40,000 मेंबर हैं और 2,70,00,000 से ज्यादा का दूध का प्रतिदिन जो कलेक्शन है वो गुजरात में किया जाता है। सबसे ज्यादा दूध का कलेक्शन सोसाइटीज डेयरी कोऑपरेटिव्स में जो दूध का कलेक्शन किया जाता है वो 2 करोड़ से ज्यादा का है और वो है गुजरात में। कर्नाटका की जो डेयरी कोऑपरेटिव हैं 16 मिल्क यूनियन में 17,172 फार्मर हैं सोसाइटीज हैं जहां पे 26,08,765 फार्मर हैं
और करीब करीब 86,50,000 लीटर दूध का जो कलेक्शन है वो वहां पे किया जाता है। तो साथियों, ये एक ओवरव्यू था डेयरी कोऑपरेटिव्स का पूरे भारत में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ और छोटे कोऑपरेटिव्स भी हैं जिनका डाटा आप देख सकते हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोक्योरमेंट गुजरात कोऑपरेटिव करती है 2.7 करोड़ लीटर्स पर डे, जो भारत में किसी भी डेयरी कोऑपरेटिव के द्वारा एक दिन में खरीदा जाने वाला दूध है, और वो सबसे ज्यादा गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव का है। अब साथियों, भारत में जैसे हमने डेयरी कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कंपनियों की बात करी थी, तो डेयरी कोऑपरेटिव का मतलब है दूध उत्पादक जो किसान है वो अपना एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाते हैं, जिसमें एक वो मेंबर चुनते हैं, उसके सदस्य रहते हैं, और फिर वो किसी एक पर्सन से दूध को कलेक्शन करवाने के लिए उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन साथियों, डेयरी कोऑपरेटिव में करप्शन और जो दूसरी विसंगतियां वो ज्यादा थी, तो डेयरी कोऑपरेटिव को थोड़ा सा सुधार के एनडीडीबी ने प्रोड्यूसर कंपनियों का कंसेप्ट है जो एनडीडीबी ने लेके आया है। तो प्रोड्यूसर कंपनियों में क्या है, जितने भी दूध उत्पादक किसान भाई हैं वो उस कंपनी का हिस्सा हैं। वो प्रति लीटर दूध पे कुछ ना कुछ पैसा उनका कटता है, और वो कंपनी में शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनियों में इंडिविजुअल फार्मर उस कंपनी का एक शेयर होल्डर है, और साल के अंत में जो भी प्रॉफिट है वो सारे पशुपालक शेयर होल्डर्स के बीच में बंट जाता है। तो प्रोड्यूसर कंपनियां ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं। प्रोड्यूसर कंपनी में आपके जो दूध की कीमत है वो आपको फोन पे मैसेज पे डेली की डेली मिलती है। प्रोड्यूसर कंपनियों को एनडीडीबी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से उनको सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट करती है, उनको ग्रो होने के लिए मार्गदर्शन भी करती है। तो प्रोड्यूसर कंपनियों में दूध किसी मिडल मैन का नहीं है, दूध किसान सीधा है जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें डालता है, मिडल मैन को नहीं डालता है। कोऑपरेटिव में कुछ टाइम के बाद में जो दूध कलेक्शन वाले बंदे रहते हैं वो मिडल मैन का काम करने लगते हैं, वो दूध पे अपना हक जमाने लगते हैं। वैसा सिस्टम प्रोड्यूसर कंपनियों में नहीं है। तो कंपेरेटिवली एक नया मॉडल है, रिसेंट मॉडल है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट मॉडल प्रोड्यूसर कंपनियां भारत में आपको प्रोवाइड करती है। तो साथियों, कुछ प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, जैसे सबसे पहले श्री विजय विशाखा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी 2006 में शुरू हुई थी। राजस्थान में पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी सरस से अलग है और ये प्रोड्यूसर कंपनी है। माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गुजरात की है। और अब अगर आप दूध देखेंगे इन कंपनियों का, तो पायस मिल्क प्रोड्यूसर 8.57 लाख लीटर पर डे दूध का कलेक्शन है इनका। एनडीडीबी की जो माही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है वो 8.12 लाख लीटर पर डे दूध का जो कलेक्शन है करती हैं। इनका दूध का कलेक्शन आप देखेंगे जो दूसरी कोऑपरेटिव्स हैं उन कुछ कोऑपरेटिव्स से भी ज्यादा है। तो साथियों, ये जो डेयरीज हैं, प्रोड्यूसर कंपनियां, ये काफी तेज गति से ग्रो कर रही है। पंजाब में बानी डेयरी है, वो एक प्रोड्यूसर कंपनी है। तो इसी हिसाब से ये जो कंपनियां हैं ये काफी ग्रो कर रही है। तो इनको अलग अलग, जैसे टाटा पावर, टाटा ट्रस्ट, ये भी इन कंपनियों को, प्रोड्यूसर कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, ये जो आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी एक्सपो था जिसकी मैंने आपको कुछ जानकारी साझा करी, तो ये स्पॉन्सर्स एनडीडीबी, अमूल, नंदिनी मदर डेयरी इसके स्पॉन्सर थे। और इस वर्ल्ड डेयरी एक्सपो का थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। और इसमें जितने भी कोऑपरेटिव्स और एनडीडीबी के एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन थे वो सारे के सारे मौजूद थे। इसके अलावा बहुत सारी दूध की प्रोसेसिंग जो कंपनियां थी, प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं बनाने वाले, सारी इसमें कंपनियों ने हिस्सा लिया था। तो साथियों, ये एक आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने कुछ आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कुछ डेयरी कोऑपरेटिव से रिलेटेड डाटा शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डाटा रिसेंट डाटा है, काफ़ी अच्छा डाटा आपको ये लगा होगा, आपकी नॉलेज इससे इम्प्रूव बिल्कुल हुई होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।